पहली बात तो फिशला होता क्या है? फिशला को हिंदी में हम लोग लोग जानते हैं उसे कहते हैं भगंदर। जो लोग फिशला कम जानते हैं, इसका हिंदी में नाम कहते हैं भगंदर। फिशला मीन्स होता है कि कोई भी एक टनल, एक रास्ता जिसके दो ओपन एंड हो, उसको हम फिशला कहते हैं। मतलब एक टनल हो गई, एक रास्ता हो गया जिसके दो एंड है। तो जो फिशला बॉडी में कई जगह होते हैं, अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं फिशला की, वो कर रहे हैं हम फिशला इन एनो, जो लैट्रिन के रास्ते के फिशला होता है, जिसे भगंदर बोलते हैं। तो इसमें फिशुला में क्या है कि आपका एक जो एंड होता है वो लैट्रिन के रास्ते के एनल कैनाल जिसे बोलते हैं, एनल कैनाल के अंदर एक होता है, और एक जो एंड होता है वो बाहर खुलता है स्किन में। तो जो पेशेंट की कंप्लेन होगी कि एनल रीजन के पास में कुछ उसे एक ओपनिंग दिख रही है, उसे कुछ डिस्चार्ज दिख रहा है। तो बेसिकली ये है फिशुला इन एनो, जिसे भगंदर बोलते हैं। फिशुला, पाइल्स एंड फिशर, ये तीन चीजें होती हैं जो आपके एनल रीजन की मोस्ट कॉमन बीमारियां होती हैं लोगों को। फिशर जो होता है वो डिफरेंट अलग है फिशुला से, एंड पाइल से। दोनों के तीनों के सिम्टम्स अलग होते हैं। एक दो कुछ कॉमन सिम्टम हो सकते हैं, जैसे पेन होता है, पेन तो कॉमन सिम्टम होता है किसी भी चीज का। लेकिन अगर फिशुला है किसी पेशेंट को, तो वो किस तरह प्रेजेंट करेगा, उसे कैसे पता चलेगा कि मुझे फिशुला हो गया है? तो सबसे पहले क्या है, वो है स्टार्टिंग में उसको पेन स्टार्टिंग हो सकता है। कि पेन क्यों स्टार्टिंग होगा कि अंदर क्या होता है, उसमें एब्सेस बनता है, पस जिसे कहते हैं, वो पस बनता है, और वो पस बस्ट कर जाता है। तो एक ओपनिंग बन जाती है जहां से वो पस डिस्चार्ज करने लगता है। तो उसको क्या नोटिस करता है वो, कि मेरे लैट्रिन के रास्ते के आसपास कोई एक छोटी सी फुंसी हो गई है, छोटा सा दाना हो गया है, और वो बस कर गया जिससे पस निकलने लगा है। अगर ऐसा हो रहा है तो वो फिशुला है। और जो पाइल्स की प्रॉब्लम है, वो पाइल्स की प्रॉब्लम में सबसे पहले जो पेशेंट की कंप्लेन होगी वो उसकी ब्लीडिंग की होगी। कि पाइल्स में क्या होता है, ब्लीडिंग आती है, वो कहता है कि मुझे लैट्रिन के रास्ते खून जाता है, और वहां पे कोई स्वेलिंग आ जाती है जब मैं लैट्रिन करता हूँ। और फिशर में क्या होता है कि उसको बहुत सीवियर पेन होता है, सीवियर पेन, जो कि ना पाइल्स में होता है इतना, और ना ही फिशुला में। बस फिशर में क्या होता है, लैट्रिन का रास्ता टाइट हो जाता है, उसमें बहुत पेन होता है, वो कहेगा मुझे पेन है। तो ये कुछ डिफ्रेंशिएटिंग फीचर हैं फिशुला, फिशर एंड पाइल्स में। जो मेजर जो कहेंगे या कॉमन जो फैक्टर होता है या रीजन होता है, वो कॉन्स्टिपेशन ही होता है। मोर देन 80% केसेस के जो फिशुलाज होते हैं, 80 to 90% केसेस में, वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से होते हैं। क्यों होते हैं, उसका जो उसके पीछे पैथोफिजियोलॉजी ये है कि जब भी कॉन्स्टिपेशन में, कॉन्स्टिपेशन कहते किसे हैं, जब आपको आपका स्टूल, वो आप हार्ड स्टूल आए, या आप बहुत देर तक टाइम देते हो जिसमें आपको जोर लगाना पड़ता हो, या दिन में मल्टीपल टाइम्स जाते हैं, वो कॉन्स्टिपेशन की कैटेगरी में आता है। तो जब ऐसी चीजें होती हैं, तो हमारी क्या होती है, एनल ग्लैंड्स होती हैं हमारे एनल कैनाल में या एनल रीजन में, एनल ग्लैंड्स होती हैं। तो इस सब चीजों की वजह से, कि हार्ड स्टूल की वजह से बार बार फ्रिक्वेंट आप स्टूल जाते हो और प्रेशर लगाते हो, तो एनल ग्लैंड्स का इन्फेक्शन हो जाता है। और जब ये एनल ग्लैंड का इन्फेक्शन होता है, तो वहां पे इन्फेक्शन के बाद उसमें पस फॉर्मेशन हो जाती है। और जब पस बनता है, तो वो पस हमेशा, या तो हमें सर्जिकली, अगर अर्ली पेशेंट आ जाता है तो सर्जिकली ड्रेन करना पड़ता है, या इटसेल्फ वो ड्रेन हो जाता है और बाहर निकलने लगता है। आप डायग्नोसिस की बात आते हैं, तो ये 100%, जिसे कहते हैं ना, एक क्लिनिकली, दिस इज 100% क्लिनिकली डायग्नोसिस। कि आपने पेशेंट को देखा, आपने एग्जामिन किया, पर रेक्टल एग्जामिन जो हम करते हैं, और लैट्रिन के रास्ते में फिंगर डाल के, जिसको डीआरई बोलते हैं, डिस्टल रेक्टल एग्जामिनेशन, वो सब चीजों से देख के ये 100% क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है कि दिस इज अ फिस्टुला। इन केस रेयर आपको कभी भी कोई भी इसमें डाउट होता है कि ये फिस्टुला नहीं, कुछ और है, या कुछ भी डाउट होता है, तब इसको कंफर्मेशन के लिए हम कराते हैं एक एमआरआई फिशुलोग्राम। एक तरह का एमआरआई होता है, जैसे बॉडी के हर पार्ट का अलग अलग एमआरआई होता है, ब्रेन का, चेस्ट का, लंग्स का। इस तरह फिशुला के लिए भी एक एमआरआई होता है, उसे कहते हैं एमआरआई फिशुलोग्राम। तो एमआरआई फिशुलोग्राम कराने के दो पर्पज होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है, आपको डायग्नोसिस बनाने में, उसके लिए। दूसरी चीज, आपकी डायग्नोसिस क्लियर कट है, ये फिशुला है, बट कभी कभी क्या होता है, हमें बाहर एक ओपनिंग दिखती है जिससे पस आ रहा है, पर अंदर क्या होते हैं, कभी कभी मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं उसकी, फिशुला की, क्योंकि वो एक टनल है, एक रास्ता टनल है, ट्रैक है, उस ट्रैक से भी कई छोटे छोटे ट्रैक निकलते हैं। तो वो क्या होता है, हमें आंखों से तो देख नहीं सकते, तो वो एमआरआई में आता है। तो अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें कि इस केस में, फिशुला केस में, क्या हमें जांच या इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए या होती है, वो होती है एमआरआई फिशुलोग्राम। फिशुला का भी इलाज सिर्फ और सिर्फ सर्जरी के द्वारा ही किया जा सकता है, क्योंकि वो जो एक टनल बन गई है, जो एक रास्ता बन गया है, उस रास्ते को हमें निकालना पड़ता है। मेथड बहुत हैं कैसे करना है, बहुत सारे 8-10 मेथड होते हैं, वो अलग चीज है।
पर हमें उस रास्ते को बंद करना पड़ता है, उस रास्ते को निकालना पड़ता है, तब जाके ये फिशुला ठीक होता है। अदरवाइज कोई मेडिसिन से आपको रिलीफ मिल सकता है। सपोज पस आ रहा है तो आपका पस आना ठीक हो जाएगा कि आपने मेडिसिन ले ली, पर वो जो रास्ता बना है वो कभी मेडिसिन से क्लोज नहीं होता है। इसलिए फिशुला का इलाज भी सर्जिकली ही होता है। टेक्निक्स बहुत आ गए हैं, जैसे मैंने बोला हर चीज के लिए, जैसे ओपन टेक्निक होते हैं, आजकल हम लोग लेजर से करते हैं। तो आजकल जो एडवांस टेक्निक है उसके लिए वो लेजर है, लेजर से, जिससे पेशेंट को पोस्ट ऑपरेशन के बाद दिक्कतें जो होती हैं ऑपरेशन के बाद की, जो ओपन टेक्निक में होती हैं, वो लेजर से बहुत कम होती हैं। जस्ट लाइक पेन बहुत कम होता है, ब्लीडिंग नहीं होती है। अगर उसका मोशन अगर 1 आवर के बाद भी आता है तब भी उसे हम कभी रोकते नहीं है। होते क्या कुछ पेशेंट कि उन्हें पेन होगा इसलिए वो कहते हैं स्टूल पास नहीं करते, बल्कि वो उसके लिए और पेन कराता है, क्योंकि स्टूल वहां इकट्ठा हो जाता है, जो कि बीमारी को और बढ़ा देगा, पेन को और बढ़ा देगा। इसलिए जब भी हम ऑपरेशन के बाद भी, जब भी आपको प्रेशर आए, आपको स्टूल पास करना ही करना है। पेशेंट अगले दिन ही अपने ड्यूटीज में जा सकता है अगर हम लेजर से करते हैं। एक इसमें जो सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि इस बीमारी में फिशुला में दोबारा होने के, जिसे कहते हैं रिकरेंस होना, कि ये फिशुला जो है एक बार ऑपरेशन करा लिया तो इसका मतलब नहीं है कि आपको लाइफ टाइम कभी दोबारा फिशुला नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए भी कुछ प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं। वही प्रिकॉशन है जो कि कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करना। कॉन्स्टिपेशन आपको बना रहेगा तो आपको दोबारा, तिबारा, चौबारा ऐसे भी पेशेंट आते हैं जिनके 4-4 बार भी ऑपरेशन हो रखते हैं। ठीक है, तो ये ऐसी बीमारी है जिसमें आपको प्रिकॉशन बहुत लेना होता है आफ्टर सर्जरी कि ये दोबारा ना हो। तो इसमें क्या है, अगर डिपेंड करता है, अगर आपने ओपन टेक्निक से किया, जैसे नॉर्मल जो हम करते हैं ओपन मेथड होता है, तो उसमें पेशेंट को थोड़ा सा 1 मंथ, 1.5 मंथ, इवन 2 मंथ तक पूरा वुंड हील होने में, ठीक होने में लग जाता है। पर ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी लेजर आई है, इसमें ऐसा कोई वुंड नहीं होता है, तो पेशेंट 2 दिन के बाद भी अपनी डेली एक्टिविटीज कर सकता है, अपना डेली वर्क कर सकता है, अपने जॉब में जा सकता है। तो ये दोनों में टेक्निक का फर्क है। पहले हमने कहा कॉज, हमेशा क्या होता है, सावधानी क्या होती है कि जिसके कारण हुआ उसका रूट कॉज क्या है, उसकी जड़ क्या है, ये बीमारी क्यों हुई, कॉन्स्टिपेशन की वजह से। मोर देन 18 to 90% कॉन्स्टिपेशन की वजह से होता है। तो दोबारा भविष्य ना हो तो हमें कॉन्स्टिपेशन को, हमें उससे बचना है कि कॉन्स्टिपेशन ना हो। और उसके लिए क्या कर सकते हैं कि कॉन्स्टिपेशन ना हो। सीधी सी बात है, कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है किसी को, या तो वो लो इनटेक वाटर लेते हैं, बॉडी में वाटर, सफिशिएंट वाटर नहीं होता है, या लो इनटेक फाइबर डाइट लेते हैं, या अपनी डेली जो हमारी बॉडी के वर्कआउट, जो उनका एक डेली वर्कआउट होना चाहिए वो नहीं होता, सेडेंटरी लाइफ बेसिकली कह सकते हैं। तो ये हमारे डेली जो लाइफ होती है, हमारी डेली एक्टिविटीज होती है, उसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन होता है। तो इसमें 2-4 पॉइंट आपको नोट करना है कि कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड कैसे करें। तो आपको पूरा नॉर्मल 3 to 4 लीटर वाटर इनटेक करना है आपको, किसी भी मौसम में हो, ठंडी बरसात कुछ भी हो, वाटर इनटेक बहुत ज्यादा जरूरी है बॉडी को हाइड्रेट रखने की। और दूसरी चीज आती है फाइबर डाइट। जो कॉन्स्टिपेशन में जो हम होते हैं वो फाइबर्स कम लेते हैं, या कम जो जो फास्ट फूड वगैरह, जंक फूड ये सब खाते हैं जिसमें फाइबर नहीं होता। तो हमें हमें क्या करना है, फाइबर डाइट लेनी। फाइबर डाइट कहाँ मिलती है, फाइबर कहाँ मिलते हैं, सबसे अच्छा होता है जैसे हम सैलेड यूज करते हैं, फ्रूट सैलेड, जो हमारे स्प्राउट्स होते हैं, और इवन जो हम रोटी खाते हैं वो मल्टीग्रेन की रोटी खाइए, चोकर वाले आटे की रोटी खाइए, प्लेन आटे की नहीं है जिसमें फाइबर नहीं होता है। तो हमें रूटीनली जो डाइट में हमें ऐड करना है वो आपको फाइबर, जैसे सैलेड बता दिया, ग्रीन वेजिटेबल सैलेड, और आपका ये मल्टीग्रेन रोटीज। तीसरी चीज क्या होती है, हमें क्या नहीं लेना जो कॉन्स्टिपेशन कराता है। तो जितना भी आपका जंक फूड, फास्ट फूड, ऑयली, बहुत ज्यादा स्पाइसी, ये सारी चीजें होती हैं जो कॉन्स्टिपेशन कराती हैं। ये सब आपको कॉन्स्टिपेशन कराती हैं, क्योंकि अल्कोहल क्या कराती है कॉन्स्टिपेशन, कैसे कि वो बॉडी को डिहाइड्रेट कर देती है। तो ये सारी चीजें हैं हमें अवॉइड करनी है। और जो लास्ट में और एक इम्पॉर्टेंट चीज है आपको, कि वो मॉर्निंग की एक्सरसाइज। यानी लोग बाग पड़े रहते हैं, लेट नाइट सोते हैं, अर्ली नहीं जगते हैं, उनकी बॉडी ऐसी रहती है कि कोई वर्कआउट नहीं होता। तो आप कुछ नहीं, मॉर्निंग में आप नॉर्मल जॉगिंग, नॉर्मल साइकिलिंग, वॉकिंग, थोड़ा ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं मॉर्निंग में, जिससे कि हमारी बॉवेल जो हैबिट्स होती हैं वो अच्छी हो जाती हैं। तो आपको ये 4 पॉइंट्स हैं जो आप सभी कर भी सकते हैं सारे पेशेंट को, ऐसी चीज नहीं कि इसमें ऐसा नहीं हम कर सकते ये। तो अगर आप कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करेंगे, इसकी मतलब प्रिकॉशन लेंगे, तो ये दोबारा बीमारी लौट के नहीं आती।